देश विदेश चैनल के इस अंक में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा 25 जून 1975 को लगाई गई इमरजेंसी के दौरान मीडिया का गला कैसे घोटा गया था। नई पीढ़ी को इस बात की जानकारी विस्तार से होनी बहुत आवश्यक है कि इमरजेंसी के दौरान मीडिया के साथ क्या व्यवहार होता था। आज जो कांग्रेस चिल्लाती है कि मीडिया को नियंत्रित किया जा रहा है, उनको आईना दिखाना बहुत आवश्यक है कि उसने कैसे उस समय मीडिया को नियंत्रित किया था। 25 जून 1975 के बाद इंदिरा गांधी की पहली योजना केवल प्रेस पर लगाम लगाने तथा विपक्ष के कुछ नेताओं को चुप कराने की थी। इससे अनुशासन सुनिश्चित किया जा सकता था। सब कायदे में आ जाएंगे। अखबार वो नहीं छाप सकेंगे जो सरकार को पसंद ना आए, और विपक्ष वो नहीं कहेगा जो अवांछित हो। प्रेस को नियंत्रित करना जरूरी था। जैसा कि श्रीमती गांधी और संजय दोनों ही परिवार के साथ बैठकर नाश्ता करने के दौरान अक्सर कहा करते थे। उनका मानना था कि अखबारों ने ही विपक्ष को शेर बना दिया और वे ही सरकार के खिलाफ अविश्वास का माहौल बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। उनको हमेशा से लगता था कि वो कागजी शेर हैं जिनकी नकेल कसी जा सकती थी। संजय प्रेस से उस समय से ही खुश नहीं थे जब उन्होंने अपनी मारुति फैक्ट्री लगाने की कोशिश शुरू की थी। अखबारों ने फैक्ट्री और उन्हें लेकर काफ़ी कुछ छापा था। हालांकि वो सब सच था, लेकिन उन्हें वो पसंद नहीं आया था। उन्होंने इसका दोष सूचना और प्रसारण मंत्री इंद्र कुमार गुजराल पे मढ़ा। उनके मुताबिक गुजराल के पत्रकारों से दोस्ताना संबंध थे, लेकिन वो उनसे कभी सरकार के हक में कुछ भी नहीं लिखवा सके थे। इस लिहाज से उनका काम ठीक नहीं था। जबकि ये गुजराल ही थे जिन्होंने 1969 से ही श्रीमती गांधी की छवि का महिमा मंडन कराया था। उस समय जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, उन्होंने सरकार के स्वामित्व वाले रेडियो और टीवी तथा गवर्नमेंट पब्लिकेशन का इस्तेमाल उनकी छवि को बेहतर करने के लिए किया था। उन्होंने अखबारों और ख़ासतौर पर छोटे और कमज़ोर आर्थिक स्थिति वाले अखबारों को भी विज्ञापन देकर उनके पक्ष में माहौल बनवाया था। देश का इकलौता सबसे बड़ा विज्ञापनदाता होने के कारण सरकार के पास इन समाचार पत्रों को देने को बहुत कुछ था। संजय के सहयोगी धवन और बंसीलाल भी गुजराल या प्रेस को लेकर अब शब्द ही निकाला करते थे। धवन का कहना था कि गुजराल ने पत्रकारों को सिर पर चढ़ा रखा है और उन्हें उनकी हैसियत बताने की ज़रूरत है। बंसीलाल ने उन्हें बताया था कि कैसे चंडीगढ़ में उन्होंने द ट्रिब्यून को सरकारी विज्ञापन ना देकर और हरियाणा में घुसने वाली उनकी गाड़ियों पर जुर्माना लगाकर उनको सीधा कर दिया था। वो गाड़ियां जो अखबार लेकर आती थीं, उनका रोज़ चालान किया जाता था। मगर जो एक छोटे राज्य में एक अखबार के साथ किया गया था, क्या वही पूरे देश की प्रेस को काबू में करने के लिए किया जा सकता था? दिल्ली में नया नया व्यापार शुरू करने वाले संजय गांधी के एक मित्र कुलदीप नारंग ने उन्हें सेंसरशिप के नियमों की एक कॉपी और उन्हें लागू करने के लिए फिलिप्स में स्थापित तंत्र की जानकारी दी थी। उन्होंने यह सब नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास में तैनात अपने एक मित्र से हासिल किया था। 1971 के चुनाव में श्रीमती गांधी से रायबरेली में हार के बाद उनके प्रतिद्वंदी राजनारायण ने हाई कोर्ट में एक चुनाव याचिका दायर की थी। इस चुनाव याचिका में चुनावी भ्रष्टाचार के कारण उनके चुनाव को रद्द करने की मांग की गई थी। 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी के खिलाफ हाई कोर्ट का फैसला आ गया और उनका चुनाव रद्द कर दिया गया। हालांकि उनके ऊपर 12 और आरोप भी लगे थे, लेकिन उनका चुनाव सिर्फ 2 टेक्निकल कारणों से रद्द किया था। उनके वकील ने हाई कोर्ट से इस बात पर उस ऑर्डर के लिए स्टे मांगा कि नया नेता चुनने के लिए थोड़ा समय लगेगा। उन्हें इसके लिए 20 दिन का समय मिल गया। इंदिरा गांधी ने 20 जून को बोट क्लब पर एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया। इस रैली में सरकारी बसों से भरकर अगल बगल के राज्यों से भीड़ को लाया गया और स्पेशल ट्रेनों का भी प्रबंध किया गया। रैली के दूसरे दिन ही सूचना प्रसारण मंत्री इंद्र कुमार गुजराल को प्रधानमंत्री निवास में बुला लिया गया। प्रधानमंत्री निवास पहुंचे तो आर.के. धवन ने उनको संजय गांधी से मिलने को कहा। यहाँ संजय गांधी उन पर बरस पड़े। संजय इस बात के लिए नाराज थे कि कल की रैली की लाइव कवरेज क्यों नहीं हुई। इंद्र कुमार गुजराल रूल बुक से चलने वाले आदमी समझ ही नहीं पाए कि अब रूल बुक नहीं चलने वाली। उन्होंने कहा, एक तो राजनीतिक रैली को लाइव करने की मनाही है और दूसरा इसका फैसला दूरदर्शन के महानिदेशक ही करते हैं। 24 जून 1975 को इंदिरा गांधी की चुनाव याचिका पर फैसला आया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी याचिका की सुनवाई के दौरान उनको पद पर बने रहने की इजाज़त कुछ शर्तों के साथ दे दी। अगले दिन जयप्रकाश नारायण की रामलीला मैदान दिल्ली में एक रैली थी। 25 जून की रात को सरकार ने आंतरिक आपात स्थिति की घोषणा कर दी और अधिकतर राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को आधी रात के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। 25 जून को बहादुर शाह जफर मार्ग
जहाँ की लंदन की फ्लीट स्ट्रीट की तरह अधिकतर अखबारों के दफ्तर हैं कि बिजली काट दी गई ताकि यहाँ अखबार छप न सकें। सरकार को मालूम था कि अगले दिन अखबारों की हेडलाइन जयप्रकाश नारायण की विशाल रैली होने वाली थी। सरकार नहीं चाहती थी कि इस रैली की सच्चाई सबके सामने आए। अब इंद्र कुमार गुजराल दोबारा तलब किया गया। संजय गांधी उन पर बहुत नाराज थे। वजह यह थी कि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को दूरदर्शन ने बिना कोई पॉजिटिव मोड़ दिए ज्यों के त्यों प्रसारित कर दिया था, और दूसरे दूरदर्शन ने अपने समाचारों में रामलीला मैदान की रैली की खबर क्यों दिखाई। हालांकि दूरदर्शन ने यह ध्यान रखा था कि ज़्यादा बड़ी भीड़ की फ़ोटो ना आए। इंदिरा गांधी ने उनको कहा कि मैं हर समाचार बुलेटिन की स्क्रिप्ट पहले देखना चाहती हूँ। गुजराल ने कहा कि ये स्क्रिप्ट तो मुझे भी देखने को नहीं मिलती। इस पर इंदिरा गांधी ने गुस्से से कहा कि आपको मिले या ना मिले, मुझे मिलनी चाहिए। एक और आरोप जो उनके ऊपर लगा हुआ था उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। वो था कि 25 जून की रात बहादुर शाह जफर मार्ग की तो बत्ती कट गई थी ताकि वहाँ छपने वाले समाचार पत्र दूसरे दिन प्रकाशित ना हो, पर कनॉट प्लेस की बिजली नहीं कटी थी, जिसके कारण कनॉट प्लेस स्थित हिंदुस्तान टाइम्स और स्टेट्समैन छप गए थे। हालांकि इसमें उनका कोई दोष नहीं था, क्योंकि बिजली काटने का काम संजय गांधी ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को कह के करवाया था। उनके जाने के बाद इंदिरा गांधी ने अपने बेटे से मशवरा किया कि इनसे वो काम ना हो पाएगा जैसा वो चाहते हैं। शाम तक उनको ये सूचना दे दी गई कि उनको सूचना प्रसारण मंत्री के पद से हटा दिया गया। उनकी जगह पर विद्याचरण शुक्ला को नया सूचना प्रसारण मंत्री बना दिया गया। वीसी शुक्ला अभी तक रक्षा राज्य मंत्री थे और इस पद पर रहते हुए संजय गांधी की फैक्ट्री के पास स्थित एयरफोर्स के डंप को हटाने में उन्होंने मदद की थी। वीसी शुक्ला मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल के बेटे थे और मंत्री बनने से पहले मध्य प्रदेश में जंगल सफारी आयोजित करते थे। 26 जून को सुबह 8 बजे इंदिरा गांधी ने दूरदर्शन और रेडियो पर इमरजेंसी लगाने की घोषणा की। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। तब तक नेताओं की गिरफ्तारी का समाचार आ चुका था। जनसंघ के समाचार पत्र ऑर्गेनाइजर, हिंदुस्तान टाइम्स और स्टेट्समैन ने सुबह 11 बजे एक सप्लीमेंट निकालने का फैसला किया। हिंदुस्तान टाइम्स और ऑर्गेनाइजर का सप्लीमेंट बाजार में आ गया और स्टेट्समैन की मशीन चलने ही वाली थी कि टिकर पर संदेश आ गया कि सेंसरशिप लागू हो गई है और खबर छापने से पहले सेंसर की इजाज़त लेनी होगी। टाइप सेट सेंसर को भेजा गया और जब वो वहाँ से वापस आया तो गिरफ्तार नेताओं के नाम और फोटो हटाने के लिए कहा गया। फिर वो सप्लीमेंट नहीं छपा। ऑर्गेनाइजर की प्रेस सील कर दी गई। प्रधानमंत्री निवास पर रात को मीटिंग हुई जिसमें इंदिरा गांधी, संजय गांधी, कानून मंत्री एचआर गोखले और वीसी शुक्ला शामिल हुए। इसमें फैसला लिया गया कि समाचार पत्रों पर कैसे नियंत्रण करना है। इन फैसलों में प्रेस काउंसिल को भंग करना और 4 न्यूज़ एजेंसीज को हटाकर एक एजेंसी में उनका विलय करना और प्रेस सेंसरशिप को लागू करने के तरीकों के अलावा सरकारी विज्ञापनों को सरकार का प्रचार करने वाले समाचार पत्रों तक सीमित करने के निर्णय लिए गए। इंदिरा गांधी का कहना था कि समाचार पत्र लोगों को सरकार के खिलाफ उकसा रहे हैं। उनकी ज़्यादा नाराज़गी इस बात पर थी कि लगभग सभी अखबारों ने उनको हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद इस्तीफा देने को कहा था। उन्होंने ये कहा कि एक बार सेंसरशिप लग जाने के बाद कोई आंदोलन नहीं होगा। विद्याचरण शुक्ल ने अपने सूचना मंत्री बनने के पहले दिन ही ये कहा कि दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के सभी संवाददाताओं और संपादकों की स्क्रीनिंग होनी चाहिए और उनकी पृष्ठभूमि की भी जांच आईबी से होनी चाहिए। विदेशी संवाददाताओं से भी निर्देशों का पालन करने को कहा गया और समझा दिया गया कि अगर पालन नहीं किया गया तो उनको देश से बाहर कर दिया जाएगा। वीसी शुक्ला ने संजय गांधी को यह कह दिया था कि वो चिंता न करें, वो प्रेस को बिल्कुल ठीक कर देंगे। वीसी शुक्ला ने अपने मंत्रालय का प्रभार संभालने के बाद समाचार पत्रों के संपादकों की मीटिंग बुलाई। उसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सरकार किसी भी सूरत में आदेशों की अवहेलना बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा किसी भी संपादकीय या लेख में खाली जगह छोड़ने को अपराध माना जाएगा। कुछ अखबारों ने, जिसमें जागरण भी शामिल है, ने 27 जून को संपादकीय का स्थान खाली छोड़ दिया था। इस मीटिंग की खास बात यह थी कि कुछ संपादकों ने इमरजेंसी का समर्थन किया और 1-2 तो ऐसे भी थे जिन्होंने इमरजेंसी लगाने के निर्णय की इतनी तारीफ कर दी कि अगर शुक्ला की जगह कोई और होता तो झेप गया होता। इसी तरह की एक मीटिंग के बाद नेशनल हेराल्ड के संपादक चेलापति राव ने प्रधानमंत्री के सूचना सलाहकार शारदा प्रसाद से कहा कि ऐसी चापलूसी तो मैंने अंग्रेजों के राज में भी नहीं देखी। हालांकि उनका समाचार पत्र भी वही सब कुछ कर रहा था। बाद में लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा था
समाचार पत्रों को थोड़ा सा झुकने को कहा गया और वो रेंगने लग गए। सेंसरशिप के नियमों का ठीक से पालन हो, इसके लिए शुक्ला ने अपने मंत्रालय में एक आईपीएस अधिकारी KN प्रसाद की नियुक्ति करवा दी। वो मंत्रालय में 14 पुलिस अफसरों को लेकर आए और पत्रकारों और संपादकों को डराने धमकाने का काम शुरू हो गया। उन्होंने 33 पत्रकारों को सरकार के खिलाफ लिखने के कारण उनकी मान्यता रद्द करवा दी। बाद में उन्होंने शाह कमीशन में बताया कि उन्होंने आईबी से कहकर पत्रकारों की जांच करवाई थी कि वो किसी प्रतिबंधित संस्था के सदस्य तो नहीं है। वो सेंसरशिप के लिए नियुक्त अधिकारियों को फ़ोन कर देते थे और काम होने लगता था। इन सब के बावजूद 29 जून 1975 को लगभग 100 पत्रकार प्रेस क्लब में इकट्ठा हुए और उन्होंने सरकार को पत्र लिखकर सेंसरशिप का विरोध किया और इसको हटाने की अपील की। इस पत्र में जालंधर से छपने वाले इन समाचार के संपादक लाला जगत नारायण और ऑब्जर्वर के संपादक KR मलकानी को रिहा करने की अपील भी की। यह पत्र राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेज दिए गए। हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदू ने सेंसर के नियमों का अक्षरशः पालन किया। स्टेट्समैन के निहाल सिंह ने बाद में लिखा कि टाइम्स ऑफ इंडिया के श्यामलाल तो सबसे अधिक डरपोक निकले और उन्होंने पूरी तरह से समर्पण कर दिया था। हालांकि जब 77 के चुनाव में इंदिरा गांधी हार गईं तो उन्होंने 2 कॉलम का लेख लिखा और अपनी भड़ास निकाली। आपातकाल की घोषणा के बाद दिल्ली के सभी अखबारों की बिजली काट दी गई ताकि सेंसरशिप का तंत्र बनाया जा सके और सेंसरशिप के पूरी तरह से लागू होने तक समाचार पत्र ना निकाले जा सके। मदरलैंड, जो लंबे समय से श्रीमती गांधी के लिए किरकिरी बना हुआ था, को सील कर दिया गया। पुलिस ने जेपी के साप्ताहिक एवरी मेंस, जो उनकी ओर से रामनाथ गोयनका द्वारा निकाला जाता था, के कार्यालय पर छापा मारा और उसके अंतिम संस्करणों को चिंदी चिंदी कर दिया। सेंसरशिप DIR के नियम 48 के तहत लगाई गई थी। हालांकि तकनीकी रूप से ये सुरक्षा मुद्दों और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित समाचारों से संबंधित था। उस समय इसके दिशा निर्देशों ने ऐसी किसी भी चीज़ पर रोक लगा दी थी जिसकी व्याख्या सरकार या सरकार के नेतृत्व के खिलाफ की जा सकती थी। यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि इन दिशा निर्देशों को प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए। गिरफ्तार किए जाने वाले किसी व्यक्ति का नाम भी प्रकाशित नहीं किया जा सकता था। EMS नंबूदरीपाद ने इंदिरा गांधी को पत्र लिखा था कि ब्रिटिश राज में भी 1920, 1930-31 या 1942 में गिरफ्तार करने वालों के नाम पर छापने की रोक नहीं थी। 28 जून को जब अखबार निकला तो इंडियन एक्सप्रेस ने संपादकीय में टैगोर की प्रसिद्ध कविता छापी थी। वो कविता थी जहां मन भयमुक्त और सिर ऊंचा रखा जाए, और इस कविता की आखिरी पंक्तियां हैं, स्वतंत्रता के उस सर्ग में मेरे देश को जागने दो। स्टेट्समैन ने अपने संपादकीय की जगह खाली छोड़ दी थी। तुरंत ही समाचार पत्रों को चेतावनी दी गई कि वो सेंसरशिप के नियमों का दुरुपयोग कर रहे हैं। आगे से संपादकीय या अन्य तरह से टैगोर, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू के लेख या उद्धरण नहीं छाप सकते थे जिसमें स्वतंत्रता की बात की गई हो। चो रामास्वामी, जो हास्य व्यंग पर एक पत्रिका तुगलक प्रकाशित करते थे, उन्होंने बताया कि कोई कार्टून या व्यंग जो भी DIR नियमों के अनुकूल ना हो तो उसे छापा नहीं जा सकता था। उनको मोरारजी देसाई के जन्मदिन पर बधाई देने तक से मना किया गया था। नेशनल हेराल्ड ने इमरजेंसी के नियमों का ठीक से पालन किया और अपने मुख्य पृष्ठ पर नेशनल हेराल्ड के नाम के नीचे लिखे जाने वाली लाइन, जो कि स्वतंत्रता की लड़ाई के समय से लिखी जा रही थी, फ्रीडम इज इन पेरिल, डिफेंड इट विद योर ऑल माइट, हटा दी। विदेशी संवाददाताओं को उनकी खबरों के लिए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था, लेकिन उन्हें देश से निकाला जा सकता था। सबसे पहले निकाले जाने वालों में द वाशिंगटन पोस्ट के लेविस एम सिमंस शामिल थे, जिन्होंने संजय गांधी एंड हिज मदर नाम से एक लेख लिखा था। उन्होंने लिखा था, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जो भारत के लिए बेहद गंभीर संकट के समय अपने सबसे करीबी कैबिनेट सहयोगियों पर भरोसा नहीं कर रही हैं। उन्होंने बड़े राजनीतिक फैसलों के लिए अपने कंट्रोवर्शियल छोटे बेटे से सलाह की थी। कई महीने पहले एक परिवार के दोस्त ने संजय और श्रीमती गांधी के साथ डिनर किया था और उसने बताया कि बेटे को उनकी मां के चेहरे पर 6 तमाचे जड़ते उसने देखा था और वे कुछ भी नहीं कर सकी। उस दोस्त ने कहा कि वह बस वहाँ खड़ी रहीं और उसे उन्होंने सह लिया। वह उससे बहुत ज़्यादा डरती थी। संजय उनके सारे फैसले लिया करते थे। पार्टी या सरकार में उनके पास कोई पद नहीं था, लेकिन वो दोनों में ही बॉस थे। देश का सारा प्रशासनिक तामझाम उनकी मर्जी से चलता था। आपातकाल लागू होने के कुछ महीनों बाद अपने कार्टूनों के लिए प्रसिद्ध व्यंग्य पत्रिका शंकर्स वीकली बंद हो गई। के शंकर पिल्लई वैचारिक रूप से श्रीमती गांधी के ही पक्ष में थे,
लेकिन मौजूदा माहौल में उन्हें पता था कि उनकी पत्रिका के लिए कोई जगह नहीं है। अपने फेयरवेल एडिटर में शंकर ने अंतर्दृष्टिपूर्वक कहा, तानाशाही हंसने की इजाज़त नहीं देती, क्योंकि जब आप हंसते हैं तो तानाशाह पर भी हंस सकते हैं। हिटलर का इतिहास देख लीजिए, उसके शासन के दौरान कोई भी अच्छा हास्य व्यंग्य का साहित्य जन्मा ही नहीं और ना ही कोई अच्छी पैरोडी आई। बॉम्बे हाई कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट ने अपने आदेशों में कहा था कि DIR के नियमों के तहत ही सेंसरशिप लागू हो सकती है, लेकिन सरकार ने इन आदेशों की परवाह नहीं की। धीरे धीरे सेंसरशिप के दिशा निर्देश और सख्त होते चले गए। संसदीय और अदालती कार्रवाई भी सेंसरशिप के अधीन हो गई थी। संसद के कवरेज में सरकार की ओर से बयानों के अलावा किसी प्रस्ताव के समर्थन या विरोध में किसी विषय पर बोलने वाले सदस्य के नाम और पार्टी के अलावा और कुछ भी प्रकाशित करने की अनुमति नहीं थी। किसी प्रस्ताव पर मतदान के दौरान सभापति की टिप्पणी, विपक्षी बेंचों में खाली सीटें और एब्सेंट सदस्यों के नामों का उल्लेख नहीं किया जा सकता था। प्रधानमंत्री अपने बेटे की तुलना में अधिक उदार थीं। वह और उनका मंत्रिमंडल इस बात पर सहमत था कि यदि विपक्ष ने वॉकआउट किया तो समाचार पत्र इसका उल्लेख कर सकते हैं। इस निर्णय को संजय और उनकी मंडली ने खारिज कर दिया था और बाद में वॉकआउट की खबरों पर भी रोक लगा दी गई। सबसे बड़ी विडंबना है कि संसद की कार्रवाई को प्रकाशित करने पर पत्रकारों को पूरी तरह से छूट प्रदान करने का बिल इंदिरा गांधी के प्रति फिरोज गांधी द्वारा लाया गया था, उसे भी निरस्त कर दिया गया। एक निर्देश ने राज्य उच्च न्यायालयों के उन निर्णयों के प्रकाशन पर भी रोक लगा दी जिन्होंने सेंसर के खिलाफ फैसला सुनाया था। रिटायर्ड ICS अधिकारी AD गोरवाला द्वारा बंबई से प्रकाशित एक 4 पन्नों का समाचार पत्र ओपिनियन सेंसर के निर्देशों की अवहेलना करता रहा। गोरवाला को सरकार द्वारा ये बताने के लिए नोटिस दिया गया था कि ओपिनियन के 10 लेखों पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए और जिस प्रेस में उन्हें छापा गया था उसे जब्त क्यों नहीं किया जाना चाहिए। अगले दिन प्रेस जिसने 16 सालों तक ओपिनियन छापा था ने गोरवाला को बताया कि वो आगे से पत्र नहीं छाप सकता। गोरवाला दूसरे प्रेस से इसको छपाने लगे। 3 अंकों के बाद उसने भी हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने 2 और प्रिंटिंग प्रेसों से बात की। सहमत होने के बाद भी सब लोग पीछे हट गए। बुजुर्ग पूर्व नौकरशाह ने अपने पत्रिका को साइकिल स्टाइल कर अपने ग्राहकों को पोस्ट करना शुरू कर दिया। उन्हें 25,000 रुपये की सिक्योरिटी जमा करने का आदेश दिया गया। गोरवाला ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की जिसने स्थगन आदेश जारी कर दिया, लेकिन मई 1976 में डाक अधिकारियों ने तब तक उसको भेजने से इनकार कर दिया जब तक इस अंक को पहले सेंसर द्वारा मंजूरी नहीं दी जाती। गोरवाला ने अपने जून संस्करण में अपने साथ सरकार द्वारा खड़ी की जाने वाली बाधाओं का वर्णन किया और कुछ ही समय बाद उन्हें अपना प्रकाशन बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। सेमिनार और हिम्मत जैसे अन्य साहसी छोटे प्रकाशनों को भी सेंसर का कोप झेलना पड़ा और वे प्रकाश जारी नहीं रख सके। कलकत्ता और दिल्ली से छपने वाले द स्टेट्समैन को सरकारी लाइन का पालन न करने के लिए अक्सर परेशान किया जाता था। दिल्ली के संपादक S. निहाल सिंह ने यह फैसला किया कि अखबार अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को फ्रंट पेज पर छापेगा और सेंसर के विरोध के रूप में राष्ट्रीय समाचारों को फ्रंट पेज के नीचे से या अंदर के पृष्ठों पर छापेगा। शुक्ला ने निहाल सिंह को बुलाया और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय समाचारों को उचित स्थान न देने के लिए उन्हें खरी खोटी सुनाई। निहाल सिंह ने दृढ़ता से कहा, अगर आप हमें न केवल ये बताना चाहते हैं कि क्या छापना है, बल्कि ये भी बताना चाहते हैं कि समाचार कैसे और कहाँ छापे जाएं, तो इसके लिए आपको नए कानून बनाने होंगे। विद्याचरण शुक्ल ने अपने इस सम्मान को याद रखा और उनको स्टेट्समैन ग्रुप के मुख्य संपादक पद पर नियुक्ति में रोड़े अटकाने का काम किया। मुख्य संपादक बनने पर निहाल सिंह ने सेंसर से बचने के लिए एक तीसरे संपादकीय को छापना शुरू कर दिया। यह हल्का फुल्का और चुटीला होता था और सरकार के ऊपर हमला होता था। यह अधिकतर डबल मीनिंग वाला होता था और उस समय की स्थिति के बारे में होता था, जिसका अर्थ पाठक तो समझ जाते थे, लेकिन अधिकतर सेंसर को कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लगता था, पर संदेश पाठकों तक पहुंच जाता था। सरकार की इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन से पूरा इमरजेंसी के दौरान ठनी रही और बावजूद सेंसरशिप के कम से कम ये दोनों अखबार कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेते थे। सरकार ने स्टेट्समैन में कुछ गवर्नमेंट डायरेक्टरों को नियुक्त करने का प्रयास किया, जिसके खिलाफ स्टेट्समैन ग्रुप कलकत्ता हाई कोर्ट चला गया। लंबी लड़ाई के बाद सरकार ने चुपचाप ये नोटिस वापस ले लिया। सरकार का टारगेट अब स्टेट्समैन के मैनेजिंग एडिटर CR ईरानी थे, जो कि शुक्ला के साथ चूहे बिल्ली का खेल खेलते हुए किसी मित्र के घर रहकर उनका फ़ोन उठाने से मना कर दे रहे थे। ईरानी इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट के सदस्य थे और लगातार अपने अंतर्राष्ट्रीय सदस्यों को
भारत में प्रेस की स्थिति के बारे में सूचित करते रहते थे। ईरानी आईपीआई की मीटिंग में भाग न ले पाए, इसके लिए उनका पासपोर्ट बिना कोई कारण बताए रद्द कर दिया गया। स्टेट्समैन को एक नोटिस जारी किया गया कि क्यों ना उनकी प्रेस को जब्त कर लिया जाए, क्योंकि उन्होंने जॉब वर्क करते हुए सेमिनार नाम के जर्नल को अपने प्रेस में प्रिंट किया था, जिसने सेंसर के नियमों की अवहेलना की थी। कई कंपनियों पर दबाव डालकर उनसे स्टेट्समैन के शेयर खरीदने की कोशिश की गई। इसके बाद टाटा और मफतलाल ने एक ट्रस्ट को वो सारे शेयर दे दिए। इसके शेयर होल्डर ईरानी और उनके पत्र के स्टाफ के सदस्य थे। सरकारी विज्ञापन देने के लिए प्रकाशन की वफादारी को क्राइटेरिया बनाया गया। 12 जून से लेकर 26 जून 1975 तक समाचार पत्रों के विचारों और संपादकीय और रेगुलर कॉलम पर एक अध्ययन किया गया। उसकी मास्टर कॉपी KN प्रसाद, जो कि VC शुक्ला के एक पावरफुल ऑफिसर थे, उनके पास रखी गई थी। A श्रेणी को मित्रतापूर्ण, B को शत्रुतापूर्ण और C को तटस्थ माना जाता था। दिल्ली से अंग्रेजी में प्रकाशित राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया को A श्रेणी में रखा गया और स्टेट्समैन और इंडियन एक्सप्रेस को काली सूची में डाल दिया गया, B ग्रेडिंग के साथ। आपातकाल घोषित होने के लगभग 1 महीने बाद सरकार ने उन विदेशी संवाददाताओं के लिए एक सेंसरशिप मसौदा तैयार किया जो भारत से स्टोरीज भेजना जारी रखना चाहते थे। BBC और कई समाचार एजेंसियों और प्रकाशनों ने इस आधार पर इसमें हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया कि इस पर हस्ताक्षर करना जनता को धोखा देने के समान है। इसके एक क्लॉज में कहा गया था कि आप यह खुलासा नहीं कर सकते कि आपको सेंसर किया गया है। जब BBC ने इस समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया तो BBC के नई दिल्ली संवाददाता मार्क टुली को देश छोड़ने के लिए 24 घंटे का समय दिया गया। टाइम्स लंदन के पीटर डेजलहर्ट, न्यूज़वीक के लॉरेंस जेनकिंस और डेली टेलीग्राफ के पीटर गिल अन्य थे जिन्हें रातों रात भारत छोड़ना पड़ा। जेनकिंस ने लिखा, फ्रैंको के स्पेन से लेकर माओ के चीन तक दुनिया को कवर करने के 10 सालों में मुझे कभी भी इतनी कड़ी और सर्वव्यापी सेंसरशिप का सामना नहीं करना पड़ा। भारत में BBC का कोई संवाददाता न होने के बाद भी इसका प्रसारण जारी रहा। रेडियो स्टेशन को इसकी खबरें राइटर से मिलती थी और यह लोग इसके लंदन कार्यालयों को जानकारी दिया करते थे। BBC सरकार विरोधी खबरों का पर्याय बन गया। आपातकाल के दौरान फैलाई गई कई अफवाहों का श्रेय BBC को दिया गया, हालांकि रिपोर्टें वास्तव में कहीं और से आई थी। BBC में सुना है आम बात हो गई थी। टुली याद करते हैं, आपातकाल विरोधी कहानियों के प्रमाणिकता का दावा लोग BBC से सुना है कह के करा करते थे। ऐसा लग रहा था कि सरकार भी अफवाहों से घिर गई है। शुक्ला ने एक बार टुली को यह जानने के लिए बुलाया था कि BBC को कैसे पता चला कि आकाशवाणी स्टेशन के प्रांगण में एक बम विस्फोट हुआ था। टुली ने कहा कि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन अब इसे प्रसारित करने में खुशी होगी क्योंकि शुक्ला जी खुद ही इस घटना के घटित होने की पुष्टि कर रहे हैं। इमरजेंसी की शुरुआत में ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक PC चटर्जी ने श्रीमती गांधी को यह सलाह देने की कोशिश की कि यदि सरकार ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के ऑब्जेक्टिविटी कोड को ख़त्म कर देती हैं तो वो ऑल इंडिया रेडियो की क्रेडिबिलिटी को ख़त्म कर देंगी। उन्होंने गुस्से में जवाब दिया, व्हाट क्रेडिबिलिटी, वी आर द गवर्नमेंट। भारत सरकार ने प्री सेंसरशिप लगाने की घोषणा के 3 महीने के भीतर ही घोषणा कर दी कि जिसमें बड़े जोर शोर से कहा गया था कि प्री सेंसरशिप की जगह अब सेल्फ सेंसरशिप ने ले ली है और समाचारों का प्रकाशन स्वतंत्र और अनरेस्ट्रिक्टेड था, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल अलग थी। प्रेस को लगातार लिखित या मौखिक आदेश दिए जाते थे कि क्या छापना और क्या नहीं। ये वो समाचार होते थे जिनसे देश की सुरक्षा या कानून व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं होता था। इस अवधि के दौरान सेंसरशिप के कुछ आदेशों की बानगी देखिए। इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि प्री सेंसरशिप हटाए जाने के बाद भी कैसे समाचारों को पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया था। सितंबर 1975 में मना क्या किया गया? दिल्ली में जुग्गियों को हटाने के बारे में रिपोर्ट, फीचर, तस्वीरें और कैप्शन, प्री सेंसरशिप। बांग्लादेश पे रिपोर्ट और टिप्पणियाँ। नवंबर 1975 JP की बॉम्बे यात्रा, कोई फोटो उपयोग नहीं किया जाएगा। दिसंबर 1975 जामा मस्जिद के आसपास DDA डिमोलिशन की किसी भी रिपोर्ट या तस्वीर को छापने की अनुमति नहीं है, सिवाय DDA द्वारा जारी अधिकृत रिपोर्ट के। संपादकों को साफ किया जाना चाहिए, मिड जनवरी 1976 JP के स्वास्थ्य के बारे में समाचार और उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं चाहिए। यहाँ तक कि एक बार आदेश आया कि नरगिस के लंदन में शॉप लिफ्टिंग में पकड़े जाने की खबर न छापी जाए। अब इससे भी देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा था। 6 महीने बाद इंदिरा गांधी ने दावा किया
कि सेंसरशिप के बहुत से लाभ हैं। 8 जनवरी 1976 को राज्यसभा में एक भाषण में उन्होंने टिप्पणी की, यह स्पष्ट है कि विपक्षी आंदोलन को केवल पब्लिसिटी ही नहीं मिल रही थी, बल्कि वास्तव में यह हमारे प्रेस द्वारा खड़ा किया गया था। हमने सेंसरशिप लगाकर विपक्ष को इस लाभ से वंचित कर दिया और सारी गतिविधियां रुक गई, जिनके कारण आपातकाल लगाना पड़ा था। जैसे युद्ध में विरोधियों की सप्लाई लाइनें काटनी पड़ती हैं, और सेंसरशिप ने भी वही काम किया। आपातकाल के लंबे समय बाद जब इंदिरा गांधी सत्ता में वापस आईं, तो टुली बीबीसी के तत्कालीन प्रमुख उनसे मिलने गए। उन्होंने उनसे पूछा कि जब उन्होंने लोगों का समर्थन खो दिया था तो उन्हें कैसा महसूस हुआ था। इंदिरा गांधी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने लोगों का समर्थन कभी नहीं खोया, केवल अफवाहों से लोगों को गुमराह किया गया, जिनमें से कई तो बीबीसी द्वारा फैलाई गई थी। अंत तक उन्होंने मीडिया को चुप कराने में अपनी सप्रेशन की रणनीति के लिए कोई पछतावा नहीं दिखाया। इतनी तगड़ी सेंसरशिप के बावजूद इनोवेटिव पत्रकार कभी कभी आपातकाल के तहत जीवन के कुछ रंग दिखाने में सफल रहते थे। इसमें एक था टाइम्स ऑफ इंडिया बॉम्बे में छपा हुआ ऑबिचुअरी कॉलम में एक एडवर्टाइजमेंट, रिग्रेटेड द डिमाइस ऑफ डिओक्रेसी डेम, बिलीवर्ड हस्बैंड ऑफ टी रुथ, लविंग फादर ऑफ एल.आई. बर्टी, ब्रदर ऑफ फेथ, होप, जस्टिस, हु एक्सपायर्ड ऑन 26 जून। ये ऑबिचुअरी एक इमरजेंसी का पॉपुलर जोक बन गया। जब सेंसर को इसके सही अर्थ का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टाइम्स ऑफ इंडिया के विज्ञापन विभाग के रिकॉर्ड से अधिकारी इस विज्ञापन को देने वाले का पता लगाने में असमर्थ रहे। इंडियन एक्सप्रेस ने जो अलाउड था उसकी लिमिट में रहते हुए भी कुछ इनोवेटिव तरीके खोजे थे। जनता की बात सामने रखने के लिए दूसरे अखबारों की तुलना में यह अधिक साहसी और इसने कई संपादकीय प्रकाशित किए जो आपातकाल पर अप्रत्यक्ष टिप्पणियां थीं। आपातकाल की शुरुआत में ही कुलदीप नैयर ने जुल्फिकार अली भुट्टो के क्रूर शासन की तुलना फील्ड मार्शल अयूब खान की तानाशाही से की थी। उन्होंने जो लिखा था उसका एक अंश था, सबसे बुरा हिस्सा लोगों का दम घुटना है, प्रेस पर ताला लगा दिया गया है और विपक्ष के बयानों को दबा दिया गया है, यहाँ तक कि छोटी मोटी आलोचना भी बर्दाश्त नहीं की जाती। उस समय के भारत की स्थितियों की समानता अधिकांश पाठकों से बच नहीं पाई। संडे एडिशन संस्करण में इंडियन एक्सप्रेस में श्रीमती गांधी की फुफेरी बहन नयनतारा सहगल ने स्वच्छंदाकरण की पुकार के नाम से एक लेख लिखा। उन्होंने पाठकों को इतिहास के महान शहीदों सुकरात और यीशु से लेकर गुरु तेग बहादुर तक की याद दिलाई, जिन्होंने अत्याचार के आगे झुकने के बजाय अपने जीवन का बलिदान देना पसंद किया था। एक्सप्रेस के सब एडिटर अजीत भट्टाचार्य ने अपने कॉलम में हैबियस कार्पस केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तीखी टिप्पणी की, जिसने आपातकाल के दौरान मनमाने ढंग से हिरासत में रखने की अनुमति दी थी। भट्टाचार्य जी ने तर्क दिया कि यह नागरिक के न्यूनतम लोकतांत्रिक अधिकारों की वस्तुतः उपेक्षा है। अपने लेख इलीगलाइजिंग एथिक्स में एक्सप्रेस के संपादक वी.के. नरसिम्हन ने आश्चर्य जताया कि क्या ये कोई एक्सीडेंट ही था कि ऑल इंडिया न्यूज़पेपर एडिटर्स कॉन्फ्रेंस द्वारा तैयार की गई आचार संहिता में कहीं भी स्वतंत्रता शब्द नहीं आया। विदेशी प्रकाशनों में आपातकाल के समर्थन में लिखने वाले कार्टूनिस्ट अबू अब्राहम के कार्टून आश्चर्यजनक रूप से अपमानजनक थे। एक प्रसिद्ध कार्टून में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को बाथटब में और एक हाथ में कुछ आधिकारिक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते हुए दिखाया गया था। राष्ट्रपति ने विरोध करते हुए कहा था, उन्हें मेरे स्नान करने तक इंतजार करने को कहें। दरअसल ये राष्ट्रपति को आपात स्थिति के तुरंत बाद कई अध्यादेशों पर अपने हस्ताक्षर करने से संबंधित था। आपातकाल के 1 महीने के भीतर सरकार ने 4 मौजूदा समाचार एजेंसियों यूएनआई, पीटीआई, हिंदुस्तान समाचार और समाचार भारती को एक सरकारी कॉरपोरेशन जिसका नाम समाचार रखा गया था में विलय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। विलय के लिए किए गए विरोध करने वालों में यूएनआई के महाप्रबंधक जी मर्चेंतानी भी शामिल थे। उनको दरकिनार कर दिया गया। समाचार को प्रशासनिक और संपादकीय दोनों ही दृष्टि से सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाना था। पुलिस अधिकारी के.एन. प्रसाद को इसका सर्वेसर्वा नियुक्त किया गया। ऑल इंडिया रेडियो को मजाक में ऑल इंदिरा रेडियो कहा जाने लगा, क्योंकि सरकारी निर्देशों का पालन करते हुए इसमें इंदिरा और संजय का हर भाषण दिखाया जाता था। सूचना एवं प्रसारण मंत्री से स्वयं तथा कभी कभी लिखित एवं मौखिक निर्देश प्राप्त होते रहते थे, यहाँ तक कि पीएमओ से भी। समाचारों में गांधी परिवार का वर्चस्व इतना ज़बरदस्त था कि 1 जनवरी 1976 और 18 जनवरी 1977 के बीच मुख्य आकाशवाणी समाचार बुलेटिनों में अकेले संजय गांधी पर 192 आइटम थे। यहाँ प्रधानमंत्री के बेटे को दिए गए कवरेज के कुछ उदाहरण देखिए। संजय गांधी आज फलानी जगह गए और उनका भव्य स्वागत किया गया। फिल्म डिवीज़न द्वारा ढेर सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई गई
जिनमें संजय गांधी की छवि को न केवल एक युवा नेता के रूप में बल्कि अपने आप में एक नेता के रूप में पेश करने के लिए बनाई गई। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव SMS बर्नी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इस बैठक में संजय गांधी के चेले नवीन चावला और किशन चंद शामिल थे, जिन्होंने ये सुनिश्चित किया इन डॉक्यूमेंट्री को बनाने का निर्णय लिया जाए। विपक्ष के प्रति आकाशवाणी का नज़रिया इतना स्पष्ट था कि दिसंबर 1976 में आकाशवाणी के बुलेटिनों में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के बारे में 2207 पंक्तियां थी, जबकि विपक्ष के बारे में 34 पंक्तियां थी। 22 जनवरी 1977 में आम चुनाव घोषित होने के बाद भी सरकार का मीडिया पर नियंत्रण यानी सरकारी मीडिया पर नियंत्रण खत्म नहीं हुआ था। जब श्रीमती गांधी की बुआ विजया लक्ष्मी पंडित, जो विपक्ष में शामिल हो गई थी, ने रायपुर में एक चुनावी भाषण दिया तो सूचना और प्रसारण मंत्री ने व्यक्तिगत रूप से आदेश दिया कि रायपुर में आकाशवाणी के अंशकालिक संवाददाता GL वोहरा को नौकरी से निकाल दिया जाए, जबकि यह खबर न्यूज रिपोर्ट पर आधारित थी और संवाददाता द्वारा नहीं भेजी गई थी। मीडिया को नियंत्रित करना शुक्ला के काम का एक पहलू था, लेकिन उन्हें अपने मंत्रालय के तहत एक अन्य विभाग सिनेमा जगत के मामलों को संभालने में अधिक आनंद आता था। हिंदी फिल्म जगत में इस बात की फुसफुसाहट थी कि कैसे मंत्री पहले सख्त कार्रवाई करेंगे, एक विशेष फिल्म को सेंसर करने की आवश्यकता पर जोर देंगे और फिर रहस्यमय तरीके से रातों रात अपना मन बदल लेंगे। विद्या सिन्हा से लेकर KT मिर्जा ने शिकायत की कि मंत्री ने किस तरह उनके साथ जबरदस्ती नज़दीक होने की कोशिश की थी। उन्होंने बड़ी मुश्किल से उन्हें रोका था। विद्या सिन्हा के साथ उनकी विशेष रुचि के बारे में विद्याचरण शुक्ल का एक फिल्म फेस्टिवल के दौरान उनके होटल के कमरे में जाकर एक डायलॉग कहना बहुत प्रसिद्ध हुआ था। वो डायलॉग था, मैं भी विद्या तुम भी विद्या, तब ये दूरी कैसी। शुक्ला ने सरकार को असहज करने वाली फिल्मों से निपटने में वही तानाशाही रुख प्रदर्शित किया जो उन्होंने प्रिंट मीडिया को संभालने में प्रदर्शित किया था। आपातकाल से ठीक पहले अप्रैल 1975 में निर्माता अमृत नाटा, जो कि एक कांग्रेसी सांसद थे, वो 3 बार कांग्रेस के सांसद चुने गए थे। इमरजेंसी लगने पर उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी और उन्होंने शबाना आजमी, राज बब्बर और मनोहर सिंह अभिनीत एक फिल्म बनाई। यह फिल्म थी किस्सा कुर्सी का। यह फिल्म सेंसर में सबमिट की गई। यह फिल्म उस समय की भारत की राजनीति पे एक पैरोडी थी और इसमें धीरेन्द्र ब्रह्मचारी और RK धवन जैसे पात्र वास्तविक जीवन के व्यक्तियों पर आधारित थे। सरकार के लिए सबसे अधिक अपमानजनक बात संजय गांधी और उनकी छोटी कार प्रोजेक्ट पर यह स्पष्ट व्यंग्य था। सेंसरशिप समिति ने फिल्म को समीक्षा के लिए भेज दिया। समिति और सूचना प्रसारण मंत्रालय ने फिल्म पर 51 ऑब्जेक्शन किए, लेकिन शुक्ला और संजय के लिए फिल्म पर प्रतिबंध लगाना पर्याप्त नहीं था। फिल्म के मास्टर प्रूफ सहित फिल्म के सभी प्रिंट मारुति फैक्ट्री में भेजे गए, जहां उन्हें जला दिया गया। सुचित्रा सेन और संजीव कुमार द्वारा अभिनीत गुलजार की फिल्म आंधी पर प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि इस फिल्म की स्टोरी काफ़ी कुछ इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी से मिलती जुलती थी। शुक्ला का एक और कारनामा बहुत मशहूर हुआ था। यह था गायक किशोर कुमार पर प्रतिबंध। शुक्ला के आदेश पर सूचना प्रसारण मंत्रालय का एक प्रतिनिधिमंडल आकाशवाणी और टेलीविज़न पर 20 पॉइंट प्रोग्राम की प्रशंसा में जारी किए जाने वाले कार्यक्रमों के लिए फिल्म जगत का सहयोग लेने के लिए अप्रैल 1976 में बॉम्बे गया था। बैठक में श्री राम वोहरा, GP सिप्पी, BR चोपड़ा, सुबोध मुखर्जी जैसे उल्लेखनीय फिल्म निर्देशकों ने भाग लिया। सिप्पी ने दिल्ली के अधिकारियों को समझाया कि मनमौजी गायक किशोर कुमार इस कार्यक्रम में किसी भी तरह से सहयोग करने को तैयार नहीं है और मंत्रालय के अधिकारियों को उनसे सीधे संपर्क करना चाहिए। संयुक्त सचिव CB जैन ने किशोर कुमार से टेलीफोन पर बात की और उन्हें सरकार के कार्यक्रमों के बारे में बताया गया। इस मामले में जैन ने कहा कि वे उस मुद्दे पर चर्चा के लिए किशोर कुमार से मिलना चाहते हैं। एकांत प्रिय किशोर कुमार इस बात से दबाव में नहीं आए और मंत्रालय के अधिकारियों से मिलने से उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उन्होंने कहा कि उन्होंने मंचों पर कभी कोई गाना नहीं गाया। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें हार्ट प्रॉब्लम है और डॉक्टरों ने उन्हें किसी से ना मिलने की सलाह दी है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो रेडियो और TV के लिए गाना नहीं चाहते। कुमार की सनक को फिल्म जगत ने लंबे समय से स्वीकार कर लिया था, लेकिन सरकार में उनकी असभ्य प्रतिक्रिया को हल्के में नहीं लिया गया। जैन दिल्ली लौट आए और बर्नी को मामले की सूचना दी, जो किशोर कुमार की शिष्टता के बारे में सुनकर गुस्से में आ गए। उन्होंने आदेश दिया कि किशोर कुमार के सभी गानों को आकाशवाणी और दूरदर्शन से प्रतिबंधित कर दिया जाए। किशोर कुमार द्वारा अभिनीत सभी फिल्मों की लिस्ट बनाकर आगे की कार्रवाई के लिए उसे पेश किया जाना था। किशोर कुमार के गानों के ग्रामोफोन रिकॉर्ड की बिक्री रोक दी गई। अब यह तय हुआ कि किशोर कुमार के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई ऐसी की जाए
कि सिर्फ उसे सबक ना मिले, बाकी अन्य फिल्म कलाकारों के लिए भी वो चेतावनी बने। शुक्ला ने बर्नी के आदेशों को मंजूरी दे दी। किशोर कुमार को आखिरकार यह एहसास हुआ कि वो कहाँ फंस गया है और नई दिल्ली के अधिकारियों को उनकी मनमौजी आदतों से कोई मतलब नहीं था। अपने शुभचिंतकों की सलाह के बाद 14 जून 1976 को किशोर कुमार ने एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने सरकार के साथ सहयोग करने पर अपनी सहमति जताई। सीबी जैन ने फाइलों पर लिखा कि किशोर कुमार द्वारा दिए गए वचन के मद्देनज़र सहयोग के लिए लिखित रूप में हम प्रतिबंध हटा सकते हैं और देख सकते हैं कि वो कितना सहयोग करता है। लेकिन किशोर कुमार पर आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रतिबंध को तब तक पूरे देशों में लोगों ने नोटिस कर लिया था और वो हर जगह चर्चा का विषय बन गया। आज के अंक में इतना ही। आज का अंक आपको कैसा लगा कृपया आप कमेंट अवश्य करें। अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें।